बर्फी की मिठाई थी, उसमें सिंदूर मिला के खिला दिया। तो आज मैं आपको ऐसा सक्सेस से रूबरू कराने वाला जो मल्टी टैलेंटेड है, जो एक एक्टर है, सिंगर है, एंकर है। आप यकीन मानिए कि मैं जो बड़ा हुआ इनको देखकर बड़ा हुआ, इनके एंकरिंग को देखकर बड़ा हुआ हूँ, इनके एक्टिंग को देखकर बड़ा हुआ, और सिंगिंग तो इतनी लाजवाब करते हैं। जब ये सिंगिंग अभी करेंगे हमारे शो में तो आपको पता चली जाएगा। तो जी हाँ, आज मैं आपसे रूबरू कराने वाला हूँ विजय बिस्वा से। तो विजय गुप्ता सर, हेलो सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। तो क्या चल रहा है लॉकडाउन? वेल, लॉकडाउन क्या चल रहा है, सारे काम तो हमारे बंद पड़े हैं, आपको बिल्कुल, पता है। बिल्कुल। सिंगिंग, एंकरिंग, एक्टिंग, शूटिंग सारा बंद है। एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा हूँ, मार्केटिंग का जॉब है, चलता रहता है। सर्वाइवल के लिए कुछ भी करना पड़ता हाँ, है, भाई। अपनी कला को जिंदा रखने के लिए। देखिए, घर वालों से अलग भी लेकर हमें कुछ पॉकेट मनी जो होती है वो खर्च करने के लिए चाहिए होती है, तो इसलिए मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है, तो लगे पड़े हैं जॉब में। कुछ बाकी देखते हैं, जब लॉकडाउन खुलेगा तो अपना काम करेंगे। फिर से वहीं पे आएंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल, वो जरूरी है। पहली बार जब जहन में आया कि मुझे इस एंटरटेनमेंट फील्ड में जाना है, सिंगर बनने आए थे, एक्टर बनने आए थे, एंकर बनने आए थे? एक्चुअली आया तो था मैं एक्टर बनने के लिए, बिल्कुल। लेकिन लोगों ने मुझे सिंगर बना दिया। ये एक बहुत अच्छा वो है। एक्टर बनने आया था, लोगों ने सिंगर बना दिया। कारण क्या था? हर कोई यही पूछ रहा था कि सर आप बहुत अच्छा गाते हो, आप बहुत अच्छा गाते हो, तो फिर मैं सिंगर बन गया। कई आवाज निकालते हैं आप, किन किन की आवाज में गा लेते हैं? देखिए, अब तो थोड़ा प्रॉब्लम है। बिल्कुल। पहले मैं मेल फीमेल दोनों ही वॉइस में सिंगिंग करता था, और शमशाद बेगम जी, आशा जी, नूरजहां, गीता दत्त जी, लता जी, और मुझे एक नाम दिया गया था लता की मौसी, क्योंकि मैं गाने ज़्यादातर लता जी के गाया करता था। लता मंगेशकर जी के गाने गाया करता था मैं। तो आदरणीय लता मंगेशकर जी मेरी गुरु हैं, मेरी आइडल हैं। उन्हीं को देखकर मैं सिंगिंग करना सीखा, और उन्हीं को देखकर मैं स्टेज तक पहुंचा, और आदरणीय लता मंगेशकर जी के गाए हुए पहले गीत से मुझे अवार्ड मिला। तो जिस गाने ने आपको अवार्ड दिलवाया, मैं एक बार गुजारिश करूंगा कि आप जरूर गाएं तो बहुत अच्छा लगेगा। ये उस वक्त फीमेल वॉइस निकलती थी, अब तो खैर फीमेल वॉइस में कुछ ऐसा हुआ कि मेरे से कुछ तेजी हो गई थी, तो मेरा गला खराब हो गया था, तो अब मैं मेल में तो नहीं गा पाता हूँ, लेकिन सॉरी, फीमेल में नहीं गा पाता हूँ, मेल में गाता हूँ। और वो पहला गीत था मेरा, एक फिल्म आई थी हम आपके हैं कौन, उसमें एक गाना था, बहुत सुपरहिट गाना चला था वो, दीदी तेरा देवर दीवाना, हाय राम कुड़ियों को डाले दाना, हाय राम कुड़ियों को डाले दाना। वही गीत था जिसमें श्री एस.डी. बालासुब्रमण्यम ने और आदरणीय श्री लता मंगेशकर जी ने गीत गाया था। वो मैंने डूट सॉन्ग गाया था उसमें। तो इस गाने ने कहीं ना कहीं आपके अंदर एक कलाकार बिल्कुल को जन्म दिया। पहला मेरा स्टेज प्रोग्राम था, और उसके बाद फिर मैंने मुड़ के कभी देखा नहीं, गाता रहा बस मैं। पहला स्टेज कैसे मिला आपको? पहला स्टेज तो ऐसे मिला कि होली का वक्त था, तो कॉलोनी में हर जगह प्रतियोगिताएं चलती रहती हैं, तो कंपटीशन था वहाँ पर। 11 रुपए की एंट्री फीस थी उसमें, मेरे पास 11 रुपए नहीं थे, तो हमारे 4-5 दोस्त इकट्ठे हुए, बोले 2 रुपए मेरे पास है, 3 रुपए मेरे पास है, और सबने मिलके मेरे लिए 11 रुपए का इंतजाम किया, और 11 रुपए लेकर हमने वहाँ पे जहाँ प्रतियोगिता थी वहाँ पहुँचे। उन्होंने मेरा नाम लिखवा दिया, बोला विजय गाना गाएगा। एंट्री हुई, और मेरा जब नाम आया तो मैंने गाना गाया, तो लोगों ने वो गाना रुकवा दिया, बोले नहीं लिपसिंग नहीं करनी है, गाना गाना है आपको। तो मैंने कहा मैं गाना ही गा रहा हूँ। बोले नहीं नहीं, आप तो लिपसिंग कर रहे हैं। फिर वो गाने को पॉज किया गया, रुका गया वहाँ पर। तो जो नाल वगैरह बजा रहे थे हमारे गुरुजी थे पीताम्बर जी, उन्होंने कहा कि नहीं मैं नाल बजा रहा हूँ, ये कोंगो बजा रहे हैं, ये क्या कहते हैं ऑर्गन बजा रहे हैं, तो लिपसिंग नहीं कर रहा, वो गा रहा है गाना वो। फिर रुका, फिर दोबारा
स्टार्टिंग किया तब जज ने फिर उसको मार्क्स वगैरह दिए इस गाने के लिए कि वाकई आप खुद गा रहे हैं, बहुत अच्छा टैलेंट है आपके अंदर। अवार्ड मिला फिर आपको? अवार्ड मिला मुझे। हमने करीब 35 से 40 बच्चे थे वहाँ पर, और उनमें से मुझे फर्स्ट प्राइज मिला था मुझे, जो आज भी मेरे पास रखा हुआ है। इतनी बड़ी ट्रॉफी मिली थी मुझे, मैं बहुत खुश था। बस ऐसे चलता रहा। फिर अब कई साल से गाने गा रहा हूँ मैं अभी। जो लड़का एक्टर बनने निकला था वो सिंगर बन गया था। हाँ, वो सपना मेरा एक्टर बनने का था और सिंगर बन गया फिर मैं। लेकिन किसी ने मेरे से कुछ अहित कर दिया था, मेरा गला खराब कर दिया था, मेरी आवाज़ खराब कर दी थी, मुझे कुछ मिला के खिला दिया गया था। तो मैं करीब 26 महीने बेड पे पड़ा रहा फिर वो, और जो मेरा मुंह था वो उस खाने की वजह से बैंड हो गया। मेरा मुंह यहाँ से 2.5 इंच अलग हट गया था। फिर टाइम लगा इस चीज़ तो वो 26 महीने लग गए, लेकिन उसके बाद जो मेरी वॉइस थी वो खराब हो गई, मैं गाना नहीं गा पाया। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी, हारा नहीं मैं। 3 साल लगातार मैं वो करता रहा, और बीमार होने के 12 साल के बाद, 12 साल के बाद सन 2014 में मैंने पहला प्रोग्राम किया। 12 साल में स्टेज पे नहीं चढ़ा। 12 साल के बाद मैं स्टेज पे चढ़ा, और इत्तेफाक कि वो पहला गीत भी आदरणीय लता मंगेशकर जी का ही था। कैसा सिलसिला चला फिर? कैसे एक्टिंग में आए आप? एक्टिंग में बहुत मन था जाने का कि एक्टिंग कैसे जाऊं, क्या करूं। तो हमारे एक मित्र हैं, वो थिएटर में काम करते हैं। नाम एक बार ले तो बहुत बढ़िया। हाँ, थिएटर का नाम है शैलनेट। शैलनेट थिएटर में हमारे एक मित्र थे, तो वो वहाँ काम करते थे। मैं किसी को जानता नहीं था। एक चुनावी रैली चल रही थी, उसमें उन्होंने कोई परफॉर्म करना था आदरणीय अन्ना हजारे के सामने। तो मेरा एक मित्र था, उसने मुझे बोला कि तुम एक्टिंग करने में थोड़ा कह रहे थे, अगर एक्टिंग करना चाहो तो एक छोटा सा नाटक है, आप वहाँ चले जाइए, मेरा नाम लीजिएगा और आपको रोल मिल जाएगा उसमें। मैं कहा ठीक है। मैं जाके चला गया वहाँ पर, और मैंने पूछा उनसे, कहा भाई साहब यहाँ पे रुपेश जी कौन है? तो उन्होंने कहा मैं हूँ। तो मैंने उनसे कहा मुझे विक्रम जी ने भेजा है, और वो उन्होंने एक रोल करने के लिए बताया था। तो बोले हाँ ठीक है शुरू हो जाइए। शुरू हो गए। गर्मी पड़ रही थी बहुत भयंकर, पसीना आ रहा था, लेकिन वो लोग लगे पड़े थे, बोले शुरू हो जाओ। तो मैंने कहा चलो ठीक है। उन्होंने मुझे डायलॉग वगैरह बताते रहे, मैं बोलता रहा, और 2 दिन में वो हमें नाटक फाइनल करना था, क्योंकि अन्ना हजारे जी आ रहे थे। प्रिपरेशन करना, तो हमने वो तैयार कर लिया 2 दिन के अंदर। और उस नाटक को जो मैं तैयार करके जब अन्ना हजारे के सामने दिखाया, तो अन्ना हजारे साहब ने कहा कि आप सब लोग मेरे साथ चलिए। इतना पसंद आया उनको। पहला शो मेरा 5,000 से ऊपर लोगों ने वो मेरा पहला शो देखा था। मैं बहुत खुश हुआ। उस दिन से फिर मुझे लोगों ने एक दूसरे से बोलते रहते हैं, फिर अरे वो लड़का अच्छी एक्टिंग कर रहा था, वो लड़का, उसको बुलाओ उसको। तो फिर उसके बाद उन्होंने काफ़ी सारे प्रोग्राम किए। जितने प्रोग्राम उन्होंने किए, तो मैंने अब तक करीब 35 थिएटर में मैं काम कर चुका हूँ। 35 थिएटर कर चुका हूँ कम से कम इन 12 साल के बाद। अब जो मैंने दूसरी पारी जो खेली, दूसरी पारी में मैं 35 थिएटर कर चुका हूँ, जिसमें मैंने मुंबई के कुछ फिल्म स्टार हैं, उन लोगों के साथ ही मैंने काम किया है। और करीब 100 से ज़्यादा मैं एंकरिंग के प्रोग्राम कर चुका हूँ, और 100 से ज़्यादा मैं करीब ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम कर चुका हूँ। लमसम इतना किया मैंने, इतना चलता रहता है प्रोग्राम, तो जो आता मैं करता रहता हूँ। अब पीछे मुड़ के देखता नहीं मैं बस। कई शॉर्ट फिल्में भी की हैं आपने। पहली बार शॉर्ट फिल्मों की शुरुआत कहाँ से और कैसे हुई? हाँ, शॉर्ट फिल्में की मैंने। एक्चुअली शॉर्ट फिल्म के लिए मुझे पहली बार एक फिल्म बनाई थी किसी ने, जनहित संदेश। उसमें क्या था कि लोगों को, युवाओं को जागरूक करने के लिए सरकार ने कहा कि हेलमेट पहनाना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेजी हो रही है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, और नई उम्र के जो लड़के हैं उनका एक्सीडेंट हो रहा है। तो हम चाहते हैं कुछ ऐसा करें आप लोग कि पूरी इंडिया में वो आपकी मूवी चले, और उसको देख के सभी लोग कुछ सीखें। तो हेलमेट के ऊपर मैंने एक फिल्म में काम किया था, और उसी से शॉर्ट मूवी से मेरी शुरुआत हुई।
उसके बाद फिर मैंने करीब 6 फिल्मों में काम किया मैंने। थिंक रोड सेफ्टी और टोली गैंग और नाम मुझे अभी ध्यान नहीं, कई सारी फिल्मों में काम किए मैंने। 6-7 फिल्में थी जिनमें मैंने काम किया शॉर्ट मूवियों में। सिलसिला चलता रहा, बॉम्बे तक का सफ़र तय किया, वहाँ मौका मिला, लेकिन मौका मिलने के बाद ही मेरे साथ कोई ट्रेजेडी हो गई, मेरी बेटी को चोट लग गई और इसलिए मैं 2 महीने जा नहीं सका वहाँ पर। उसके बाद जब मौका मिला कि आप आए, तब तक ये लॉकडाउन लग गया, काम हाथ से निकल गया और वो प्रोग्राम भी कैंसिल हो गया। मैंने आपका एक शॉर्ट फिल्म देखी थी, हमें जीने दो, जिसे अनुग्रह भाई ने बनाया था। अनुग्रह अग्निहोत्री जी की बात कर रहा हूँ मैं। जी। फिल्में बनाते रहते हैं, डायरेक्टर एक्टर हैं वो प्रोजेक्ट कैसे आपके हाथ लगा? एक्चुअली क्या है कि वो जो रोल है उसको मुझे जीने दो जो फिल्म है, उस फिल्म में वो रोल दिलाने का जो श्रेय जाता है वो हमारे अनुग्रह अग्निहोत्री जी को जाता है, जो खुद डायरेक्टर थे उसके। लेकिन उन्होंने मेरी एक जगह थिएटर मेरा एक देखा था, उन्होंने मेरा नाटक चल रहा था थिएटर का, तो उन्होंने मेरी एक्टिंग देखी थी। उन्होंने कहा बताइए आप बहुत अच्छा करते हैं और मुझे बहुत पसंद आई आपकी एक्टिंग, कभी मौका मिलेगा तो मैं आपको बुलाऊंगा ज़रूर। तो मैंने अनुग्रह अग्निहोत्री के सर के साथ करीब 3 मूवी में काम किया मैंने, 3 शॉर्ट मूवी में काम किया और तीनों में उन्होंने मुझे बुलाया। और वो जब भी कोई मूवी करते हैं तो मुझे ज़रूर याद करते हैं, मुझे ज़रूर बुलाते हैं, क्योंकि हो सकता है उनको मेरी एक्टिंग पसंद आती है। अभी एक वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं वायरल, मुझे कॉल आई थी, वायरल के लिए भी कॉल आया था, लेकिन अभी उनका कुछ कास्टिंग का चल रहा है और अगर मेरे लिए कोई रोल होगा तो वो ज़रूर बुलाएंगे मुझे। और मैं अपने आप को खुद खुशनसीब समझूंगा कि अगर मैं उनके कुछ प्रोजेक्ट में काम कर सकूं या काम करूं। अभी लास्ट में जो मेरी लास्ट मूवी थी शॉर्ट मूवी, वो मैंने हमारे डायरेक्टर हैं, हमारे वरिष्ठ डायरेक्टर हैं भूषण छाबड़ा जी, उनके साथ मैंने अभी की थी ब्लैक रूम। वो तो एक हैदराबाद में एक डॉक्टर के साथ कुछ ट्रेजेडी हुई थी, रेप केस हुआ था, उसके ऊपर उन्होंने बनाई थी। लास्ट मेरी मूवी उनके साथ बनाई थी, उसमें मुझे मौका मिला पुलिस का रोल करने का। और जब भी मतलब कोई मौका आता है कुछ शॉर्ट मूवी के बारे में कुछ करने का या कुछ भी एक्टिंग करने का, तो अनुग्रह अग्निहोत्री जी और भूषण छाबड़ा जी मुझे ज़रूर बुलाते हैं। शायद उनको कहीं ना कहीं मुझ पर विश्वास है या फिर फेथ है या यकीन है कि मैं उनके लिए कुछ कर सकता हूँ, उनके प्रोजेक्ट के लिए, कि उनका प्रोजेक्ट के लायक में अगर हूँ तो मुझे बुलाते हैं वो लोग। और मुझे खुशी होती है कि मैं उनकी उम्मीदों पे खरा उतरता हूँ। आरंभिक शिक्षा दीक्षा कहाँ से है? वेल मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा जो है हमारा बिलासपुर यूपी पड़ता है, वहाँ पे ईसा नगर एक जगह है जो सारा क्रिश्चियन का है, तो मैंने हाई स्कूल तक वहीं से पढ़ाई करी है, क्रिश्चियन स्कूल में। हमें सिस्टरें पढ़ाती थी वहाँ पर। उसके बाद फिर हमारे पापा लोग उधम सिंह नगर रुद्रपुर में आ गए। रुद्रपुर में आने के बाद हमने यहाँ पे झाव कॉलेज से पढ़ाई करी। फिर लेकिन पढ़ाई भी ऐसी की थी कि मैं प्राइवेट फॉर्म भर के पढ़ाई करता रहा, क्योंकि मैं बहुत छोटे से बचपन से काम कर रहा हूँ अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपनी उम्मीदों को खरा उतरने के लिए। क्योंकि हमारी फैमिली थोड़ी शुरू से मिडिल क्लास है, तो मुझे बताने में गुरुज नहीं होता। अपनी सच्चाई अगर किसी को बताते हैं तो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ हम कहाँ से उठे हैं, कहाँ पहुँचे हैं। तो मैंने बचपन से काम करना शुरू किया। प्राइवेट मैंने इंटर किया, प्राइवेट फॉर्म भरा, कॉलेज गया, फर्स्ट ईयर मैंने किया रेगुलर। उसके बाद फिर प्राइवेट फॉर्म भर के अपना डिग्री कॉलेज मैंने ग्रेजुएशन पूरा किया। और वैसे मैंने एमबीए भी कर रखा है, क्योंकि मैं मार्केटिंग का सारा काम करता हूँ, तो एमबीए मैंने मार्केटिंग से कर रखा है। और इसीलिए आज जब मेरे पास कोई काम नहीं है तो वही एमबीए मार्केटिंग का काम मेरे काम आ रहा है और मैं एक कंपनी में जॉब कर रहा हूँ मार्केटिंग का। एजुकेशन भी बहुत जरूरी है कहीं ना कहीं। जी हाँ, देखिए जिंदगी में कामयाब बनने के लिए और लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने के लिए टैलेंट के साथ साथ अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है तो कहीं ना कहीं आपकी गाड़ी डिसबैलेंस होती है। और उसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर मान लीजिए टैलेंट सारा भरा हुआ आपके अंदर और एजुकेशन बिल्कुल नहीं है तो फिर कहीं कमी रह जाती है। और मैंने पढ़ाई भी करी
और एक्सपीरियंस भी लिया, आगे बढ़ गए। और अब आप लोगों की दुआओं से और ये सारी जनता की अगर ये दुआएं और प्यार मिलता रहा तो बॉम्बे भी जाएंगे, पर्दे पे फिल्मों में काम करेंगे। अभी बड़े पर्दे पे मेरी एक फिल्म है जिसमें मेरा छोटा सा एक रोल है, जिसमें मैंने पहाड़ की भूमिका निभाई है। पहाड़ में, जंगल में लकड़ी काट के सही सारे हमारे पहाड़ के लोग अपना घर चलाते हैं, तो वो मेरा एक रोल है। उसमें हम पति पत्नी हैं, जंगल में लकड़ी काट के जा रहे हैं और वहाँ पे जंगल के लोग, वो जंगल के जो पेड़ काट के, जो वहाँ के चोर हैं वो जंगलों को काट काट के अपने घर ले आ रहे हैं, तो हम लोग उनको देखते हैं। तो वो एक बड़े पर्दे की मूवी है जो शायद अभी रिलीज नहीं हुई है, जिनके डायरेक्टर जो है वो 2 टाइम ऑस्कर विनर अवार्डेड है, मिस्टर आर के। जिसमें वो मूवी आएगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, इन्फॉर्म जरूर करूंगा, मुझे अच्छा लगेगा। और आज ही बहुत अच्छा लग रहा है कि आप मेरे से ही सारी बातें पूछ रहे हैं। नहीं, इन बातों के पीछे भी आपने बड़ा घुमाया। 3-4 महीने का संघर्ष है, लॉकडाउन स्टार्टिंग से मैं आपको फॉलो अप कर रहा हूँ और लिंक्स भेज रहा हूँ और अपनी सारी चीजें दिखा रहा हूँ, तैसे तैसे आज आप पकड़ में आए। बस ऐसा है कि मैं सोचता हूँ कि खाली बातों से क्या फायदा, काम होना चाहिए, कुछ काम होना चाहिए। मेरी एक सोच है, मैं जब सुबह घर से निकलता हूं तो मैं ये चाहता हूं कि सुबह से शाम तक मैं किसी भी एक इंसान का, बच्चे का, जानवर का, किसी भी का कुछ भला कर दूं, तो मेरी जिंदगी का वो दिन सफल माना जाएगा। ये मेरी थिंकिंग है। मैं चाहता हूं कोई ना कोई मेरे वजह से खुश रहे या मेरी वजह से किसी का भला हो जाए। बहुत सारे इंटरव्यूज देखे होंगे आपने, नाना नानी का जिक्र कहीं भी नहीं आता है, माता पिता भाई बहन तक सिमट जाता है। बड़ा दुख होता है मुझे, क्योंकि अगर आपके पिताजी हैं तो आपको ये बहुत बड़ा सच है, लेकिन आपकी माता जी हैं तो आपको ये भी बहुत बड़ा सच है। और वो माता जी कहाँ से आई, तो एक बार नाना नानी के बारे में थोड़ा सा जिक्र हो जाए, क्या करते थे, नाना नानी का बैकग्राउंड क्या था। एक्चुअली हमारे पैदा होने से पहले ही नानी तो हमारी चल बसी थी, हमने नानी को देखा ही नहीं कभी। और जो नाना जी थे वो मेरे आर्मी मैन थे, फौजी थे वो। मेरे नाना जी फौज में, मेरे मौसा जी फौज में, देश की सेवा करने के लिए तत्पर हमेशा। नाना जी को मैंने 8 साल की उम्र तक देखा, 10 साल की उम्र तक। हाँ, 10 साल की एज तक हमने नाना जी को देखा था। नानी को हमने पैदा होते भी नहीं देखा, वो उससे पहले चली गई थी वो। और नाना जी हमें याद आते हैं बहुत, क्योंकि हम जब जाते थे ननिहाल अपने तो बहुत अच्छा लगता था। और वो हमें वो दिन याद आते हैं मुझे जब नाना जी हमें अपने घर में, झोपड़ी हुआ करती थी उस टाइम, कहानियाँ सुनाते थे। जब वो कहानी के दिन में कहीं भूलता नहीं हूँ। और उसी तरह हमारे दादा दादी, दादी तो मेरी अभी लमसम 5-6 साल हो गए तो अभी गई हैं। और बहुत सपोर्ट रहा दादी का हमारे घर के लिए, मेरे लिए खास तौर से। अब जो आज मैं अगर जहाँ जीवित बैठा हूँ तो अपनी दादी की वजह से बैठा हूँ, क्योंकि जब मैंने रुद्रपुर आइडल एक प्रोग्राम हुआ था, रुद्रपुर आइडल, उसमें करीब 173 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। उसमें 173 पार्टिसिपेशन। तो जब उन सब प्रतिभागियों ने भाग लिया था, उसमें मैंने रुद्रपुर आइडल का खिताब जीता था। उसके बाद एक छोटी सी पार्टी दी गई, कह रहे वो विजय क्या थे, रुद्रपुर आइडल बन गया है और पार्टी देंगे। तो उसमें भी फीमेल सॉन्ग था, मेल फीमेल दोनों सॉन्ग थे उसमें। जो मैंने जजेस राउंड जब आया लास्ट में, तो जज ने कहा भाई ये वाला गीत आपको गाना है, सुनाइए। और मुझे वो वाला गीत मुझे आता था, मैंने सुना दिया। सुनो। बिल्कुल बिल्कुल। वो गीत के बोल थे, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। बहुत बढ़िया, बेहतरीन। ये गीत था।
जज राउंड का, और मुझे चुना गया। कई दिन तक, 2-3 दिन तक लगातार पेपरों में छपता रहा, बहुत खुशी मिली। विजय गुप्ता बने रुद्र को आइडल, विजय गुप्ता को चुना गया रुद्र को आइडल, अच्छा लगा बहुत। और उसके 4 दिन के बाद जो पार्टी हुई, वहाँ मुझे किसी ने बर्फी की मिठाई थी, उसमें सिंदूर मिला के खिला दिया। खिलाने के बाद 4 दिन के बाद मेरी तबीयत खराब शुरू हो गई। मैं जो 26 महीने उसके बाद बेड पे लेटा रहा, कुछ नहीं कर पाया जो अभी मैं आपसे बता रहा था। उसके बाद में 12 साल के बाद मैंने पहली बार स्टेज का प्रोग्राम किया। तब भी मैंने आदरणीय लता मंगेशकर जी के गीत लेकर ही शुरुआत करी थी, और वो गाना बहुत प्यारा था। गीत के बोल थे, मौसम है आशिकाना, ऐ दिल कहीं से उनको ऐसे में ढूंढ लाना। मौसम है आशिकाना, ऐ दिल कहीं से उनको ऐसे में ढूंढ लाना, ये गीत था। और उसके बाद मैंने शुरुआत की, पीछे मुड़ के देखा नहीं, और आज करीब 6 साल हो गए इस बात को। मैं लगातार काम में लगा पड़ा हूँ, कर रहा हूँ, और मेरा तो एक ही मकसद है, और सभी लोगों के लिए भी, बच्चों के लिए भी, हर एज के लोगों के लिए मेरा एक मैसेज भी है कि कुछ भी हो जाए, अगर आपने तय कर लिया है कि ये गोल आपको पाना है, तो उस गोल को पाने के लिए आपको मेहनत करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो खुली आंखों से सपने देखते हैं वही सपने पूरे होते हैं, और जो नींद में सपने देखते हैं वो सपने सो जाते हैं। रात में शूट करें, दोनों का आंखों नींद से भरा हुआ है जी, आपका ज्यादा है, तो वो बहुत जरूरी है। मेहनत और लगन अगर आपके अंदर है तो कोई भी परेशानी, कोई भी शख्स, कोई भी आपका दुश्मन या कोई भी आपका दोस्त आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। शर्त यह है कि आपके अंदर होना चाहिए। बस अगर आपके अंदर है कि आप कर सकते। मुझे बहुत लोगों ने कहा, अरे यार तुम कहाँ कर पाओगे यार, अरे तुम्हें कौन पूछेगा। आज आपके सामने 6-7 मूवी कर चुका हूं मैं, 100 प्रोग्राम कर चुका हूं मैं, एंकरिंग के शो कर चुका हूं, सिंगिंग के शो कर चुका हूं, 35 थिएटर कर चुका हूं। तो कहीं ना कहीं लोगों को अच्छा लगा, और ये डेडिकेशन है आपका। बिल्कुल जी, मैं बहुत खुश हूँ इस बात से। और मैं तो चाहता हूँ कि जो भी लोग इस लाइन में आना भी चाहते हो तो हिम्मत ना हारें, आगे बढ़ते रहें। मुंबई जाना हुआ कभी आपका? मुंबई में 3 बार होके आया हूँ। किस किस काम से गए तीनों बार? एक बार तो वैसे ही फ्रेंड के साथ घूमने गया था, और दूसरी बार मैं एक कंपनी की तरफ से टूर करने गए थे हम लोग घूमने के लिए। लेकिन जो सबसे पहला एक्सपीरियंस मेरा था वो मेरा उस वक्त का था जब गुलशन कुमार जी, टी सीरीज के मालिक, वो जीवित थे, और पहले वो चैनल वगैरह नहीं चला करते थे कोई भी, सोनी, जी टीवी, ये सब नहीं था कुछ भी, खाली दूरदर्शन चलता था। तो दूरदर्शन पे एक प्रोग्राम आता था, मेरी आवाज सुनो। बिल्कुल। तो उस पे कहते हैं, वो गुलशन कुमार जी कहते थे कि अगर आपकी आवाज में दम है तो हम आपको मौका देंगे। तो मैंने अपनी ऑडियो कैसेट रिकॉर्ड करके वहां भेजी, मेरा सिलेक्शन हो गया, उन्होंने मुझे बुला लिया, मैं चला गया। लेकिन जब मैं गया मुंबई, फर्स्ट टाइम की बात है, तो मैंने सोचा कि पहले थोड़ा घूम लेता हूँ, तब बाद में जाऊंगा। हाँ, मैं 3 दिन तक हम लोग घूमते रहे, और बस में कम सफर किया हमने, पैदल। मैं था, एक साथ मेरे साथ एक लड़का और था मेरे साथ, मेरा फ्रेंड, वो भी सिंगिंग के लिए सिलेक्ट हुआ था, दोनों सिंगिंग के लिए सिलेक्ट हुए थे। तो हमने कहा 2 दिन घूम लेते हैं। तो पैदल हम लोगों ने नरीमन पॉइंट, जुहू बीच, जहाँ जगह जगह मुंबई की गलियां घूम रहे थे हम लोग, पैदल। सुबह से शाम हो जाती थी। अरे यार, पहली बार माया नगरी में आए हैं तो माया नगरी में घूमना चाहिए पहले। तीसरे दिन शाम को हमने कहा वहां जाना है तो चलते हैं। सुबह को नहा धोकर तैयार होकर गए, तीसरी कंपनी पहुंचे, वहां गार्ड खड़ा हुआ था। तो उनका, भाई साहब कब तक खुलेगा ऑफिस? तो उसने कहा ऑफिस नहीं खुलेगा। तो फिर क्या हुआ? बोला आज गुलशन कुमार जी को किसी ने गोली मार दिया। वो उधर शिवजी मंदिर में पूजा करने गए थे, उधर किसी ने गोली मार दिया उधर।
हम तो शौक हो गए बिल्कुल। तो मेरा वो सपना चूर हो गया, वहाँ पर टूट गया सपना। अगर मैं 3 दिन पहले पहुंच जाता तो शायद कुछ ना कुछ हो जाता, लेकिन गुलशन कुमार जी की वहाँ पे हत्या कर दी गई, कुछ नहीं हो पाया। फिर मैं जब सेकंड टाइम घूमने गया था, उस टाइम फिर मैं तीसरी कंपनी गया। मैंने कहा गुलशन कुमार जी ने हमको बुलाया था और हमारी कैसेट मंगाई थी, तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा हम आपका गाना ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए कम से कम आपको 1 लाख रुपए देना पड़ेगा। और वो भी कैसे होगा, हम एक गाना आपका डालेंगे, और पहले कैसेट चलती थी, ऑडियो कैसेट, तो उसमें ए साइड बी साइड हुआ करता था। तो 6 गाने आते थे, 3 गाने इधर 3 गाने बी साइड में। तो उन्होंने कहा 6 गानों में से 1 गाना आपका आएगा। जो आजकल सिंगर चल रहे हैं, उस टाइम कुमार शानू चल रहा था, उदित नारायण अभी आए थे उस टाइम, और सोनू निगम आए थे उस टाइम। तो इन लोगों के साथ आपका एक गाना डाला जाएगा, और फिर सेकंड कैसेट आएगी। जब वो गाना आपका जब पसंद किया जाएगा, फिर दूसरी कैसेट आएगी, उसमें आपके 2 गाने होंगे, एक ए साइड में, एक बी साइड में। लेकिन पैसा आपको देना पड़ेगा। जब वो आपकी दोनों आवाजें पसंद आ जाएंगी, उसके बाद जब तीसरी कैसेट आएगी, तो 6 गानों में से 4 गाने आपके होंगे, 2 गाने कुमार शानू या सोनू निगम के होंगे। उसके बाद फिर हम आपको पैसे देना शुरू कर देंगे। अच्छा, तो बहुत पहले पैसा आपको देना है 1 से 1.5 लाख रुपया, और आज समझ रहे हैं आप कि उस टाइम 1.5 लाख रुपया क्या था। बिल्कुल। तो बस वही, हम जैसे मीडियम क्लास के लोग पैसे के चक्कर में मात खा गए, वहां पर रह गए। या तो हमारी किस्मत अगर साथ दे जाती तो हम 3 दिन वहां क्यों घूमते रहते। बिल्कुल। हम सीधे गुलशन जी के ऑफिस में जाते, हमारा सिलेक्शन हो जाता, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। लेकिन मैंने छोड़ा नहीं, हिम्मत नहीं हारा मैं, और मैंने कहा नहीं, मैं तो सिंगर बनूंगा तो बनूंगा। उसके बाद सपना लेकर सोचा क्या करें। फिर जिनके यहाँ हम रुके थे, शिवसेना के मेंबर थे वो लोग, उन्होंने कहा क्या करना चाहते हो, तो उन्होंने कहा सर आप बम्बई में कुछ करना चाहते हैं, क्या करें। तो उनका फिल्मों में काम करोगे, मैंने कहा हाँ करेंगे सर। तो उन्होंने कहा कि जो हीरो गाना गाता है, उसके पीछे सब बाइकर आते हैं बाइक चला के, वो रोल मिल सकता है आपको। या जो गुंडे लोग आते हैं बाइक चला के, बाइकर, तो बाइकर वाला सीन आपको मिल सकता है, करेंगे। मैंने कहा नहीं सर मुझे नहीं करना। मैंने कहा हम ये सीन नहीं करेंगे, हमें वो सीन चाहिए जिसमें कम से कम हम डायलॉग बोलते हुए दिखाई दें। बोला फिर नहीं मिल पाएगा। मैंने कहा हम नहीं करेंगे। फिर मुझे बोला अच्छा जॉब करोगे कहीं, मैंने कहा हाँ जॉब कर देंगे। बोला कहाँ करोगे, मैं कहीं भी चल, कहीं दिलवा दीजिए। तो वह अपने समय की बहुत सुपरस्टार हीरोइन है, और अपने ज़माने की बहुत खूबसूरत हीरोइन थी, जिनका नाम है मौसमी चटर्जी। हाँ बिल्कुल। तो मौसमी चटर्जी हीरोइन जो है, उनके यहाँ मुझे काम मिला गेट कीपर का, गार्ड का। अपने दरवाजा खोलना है, वो आएंगी तो, वो जाएंगी तो मैंने सोचा अरे यार मैं कमाल है, 18 साल का लड़का हूँ, मैं हीरो बनने आया हूँ, और मैं हीरो बनने के लिए आया हूँ, तो मैं किसी का गेट क्यों खोलूंगा। बिल्कुल। अब बचपना बुद्धि था, बाल उम्र थी, बाली उम्र वाली बात ठहरी, तो बाली उम्र के चक्कर में अपना कैरियर फिर वहाँ चौपट कर लिया। नहीं हम गेट नहीं खोलेंगे, हम गेट क्यों खोलेंगे, हम तो हीरो बनने आए यहाँ पर। इसलिए फिर वो बड़ी प्रॉब्लम हो गई। फिर मैं आ गया वहाँ पर। फिर मैंने सोचा यार मौसमी चटर्जी तो बंगाली है, अगर मैं उसे बंगाली में बोलता है कि আমার জন্য কিছু যদি কাজ হয় तब আপনি बोलें, আমি এসে एक्टिंग करती पारी, मुझे बंगाली बोलनी आती थी थोड़ी, तो मैं वहाँ कहीं ना कहीं सेटल हो जाता। लेकिन सिर्फ बाल्यकाल के चक्कर में सारा गेम खराब हो गया। तीसरी बार तीसरी बार हम लोग कंपनी के टूर से गए थे अपने में, एक कंपनी में MLM कंपनी में मुझे काम मिला था, और वो मैंने एक टूर अचीव किया था। उसमें मैंने मुंबई में वानखेड़ स्टेडियम है, वहाँ वानखेड़ स्टेडियम है, क्रिकेट स्टेडियम। तो वहाँ हमारा बहुत बड़ा एक सेमिनार था, उस सेमिनार में गए थे 14 फरवरी को हम लोग। तो वहाँ पे जिन लोगों ने अचीवमेंट किया था उन लोगों को नाना पाटेकर साहब, हेमा मालिनी जी, और वो सिंगर है क्या नाम उनका, सुनो गौर से दुनिया वालों, गाना है गाया है, वो सिंगर आए थे, उन सबके सामने हमें वो मिला।
अचीवमेंट एक अचीवमेंट, एक ऑडियो प्लेयर मिला था, घड़ियों का सेट मिला था, एक बैग मिला था। तो वो सारे हमें वहाँ पे मिले थे, वो तो कंपनी के उससे गए थे। तो 3 बार मुंबई जा चुका हूँ मैं। कैसा माहौल होता है मुंबई का। यहाँ से लड़का जाता है बड़ा जोश में, और जब ट्रेन से उतरता है तो सारा होश उसका ठिकाने आ जाता है। मुंबई का माहौल ऐसा माहौल है, अगर आपने अपने विवेक से, धैर्य से काम नहीं लिया तो आप या तो किसी गैंग में शामिल हो जाओगे। गैंग बोले तो फ्रॉड, लड़ाई झगड़ा, मर्डर, चोरी। वहां के लोग क्या करते हैं, अलग अलग गुट बने हुए हैं, वो आपको शामिल किया, पैसे का लालच दिया, और टाइम आने पर आप लोगों को वहां से साफ। ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए। वहां पर मुंबई में किसी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मुंबई में एक खास बात यह है कि जो भी शख्स यहां से मुंबई जाएगा वो कभी भूखा नहीं मर सकता। भैया बहुत पैसा है वहां पर, बहुत काम है वहां पर। अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए बस आपको थोड़ा सा मीठा बोलना पड़ेगा, वो जरूरी है। और मुंबई बहुत सपनों का शहर है, वाकई सपनों का शहर है। तो मैं तो गया, मुझे सब कुछ मिला, लेकिन हाँ, अकल से काम लेंगे तो मंजिल मिल जाएगी, अगर घमंड से काम लेंगे तो मंजिल खो जाएगी। तो फिर गेट कीपर नहीं बनेगा तो हाँ वापस आने वाले युवाओं के लिए संदेश जो इस लाइन में आना चाहते हैं, क्या आना चाहिए या अपनी नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं आना चाहिए, जरूरी चाकरी में रहें? ना ना, बिल्कुल क्यों नहीं आना चाहिए। माता पिता को संदेश जो बच्चों को रोकते हैं इस लाइन में आने से। देखिए, मैं मना नहीं करूंगा, क्योंकि अगर टैलेंट है आपके अंदर तो आप आ सकते हैं। आप आइए, अपने टैलेंट दिखाइए और माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। अगर माँ बाप अपने बच्चों को वहां भेजने से रोक रहे हैं तो उनको नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि जब वो बच्चे आगे आगे पर्दे पे काम करते हैं या वो टीवी चैनल पे काम करते हैं तो उनमें माँ बाप का नाम बहुत ज्यादा रोशन होता है कि उस शख्स का बेटा, उस माँ का बेटा आज टीवी पर नाम रोशन कर रहा है और हमारा नाम रोशन कर रहा है, हमारे शहर का नाम रोशन कर रहा है। बच्चों को जाना चाहिए और पेरेंट्स को भी भेजना चाहिए, लेकिन हाँ यह है कि गार्जियंस का बहुत ज़रूरी है कि उनका फॉलोअप लेना कि कहाँ हो, क्या कर रहे हो, गलत संगत में ना पड़ जाए, वहाँ जाकर गलत लोगों में ना पड़ जाए। क्योंकि मुंबई में फिल्म बनाने को लेकर कम से कम 200 से 300 स्टूडियो ऐसे हैं जो फ्रॉड करके लोगों को पैसा ऐंठते हैं एक्टिंग दिलाने के बहाने से। वो वहां ना फंसकर एक सही जगह पहुंचे, क्योंकि वहां माँ बाप का पैसा बर्बाद हो जाता है। बहुत सारे बच्चे वहां पे वापस नहीं आ पाते हैं, क्योंकि घर से वो निकलते हैं कि मैं कुछ बन के आऊंगा, मैं अब जा रहा हूं। तो अब जब उनके जब कुछ नहीं मिल पाता है, तब जब घर वापस आना चाहते हैं तो उनको गिल्ट फील होती है कि हम तो घर से कह के आए थे कि हम ये बनेंगे, हम वो बनेंगे, हाँ हम क्या करें। वो धीरे धीरे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। डिप्रेशन में जाने के बाद फिर सारे उल्टे काम शुरू कर देते हैं वो लोग। इसलिए बहुत सही रास्ता तब होगा जब आप परफेक्ट सोचो क्या करना है। माँ बाप अगर कह रहे हैं क्यों जाना है, किस लिए जाना है, लेकिन वहां जाके मिलना किससे है, कब मिलना है, वो ज्यादा मायने रखता है। वरना अगर आप कहीं फ्रॉडिंग के चक्कर में पड़ गए, क्योंकि असली से ज्यादा नकली वाले हैं वो असली लगते हैं, जो आपको एक्टिंग देने का बहाना करेंगे। हीरोइन आएगी, लड़की आएगी, कैमरे लगे बड़े बड़े, शूटिंग हो रही है। एक चीज मैंने महसूस की, जो फ्रॉड वाले होते हैं वो ज्यादा आपको फोटो और वीडियोस और अपने सारा प्रोफाइल दिखाएंगे कि हमने इसके साथ काम किया है, उसके साथ किया, ये देखो हमारा इससे संबंध है, इससे लिंक्स हैं, इसके संग। वो दीवार जो ऑफिस खोलता है पूरे दीवार पे एक्टरों का फोटो रहता है और वो रियल फोटो होता है। हाँ, एक्चुअली क्या है कि देखिए, फिल्म इंडस्ट्रीज एक ऐसी इंडस्ट्रीज है कि जब उस टाइम से ये लोग मिले जुले होते हैं ना तो मुलाकात होती रहती है। हाँ। कहीं भी फंक्शन में गए तो फोटो खिंचा लिया, कहीं पार्टी में गए तो देखा वहां खड़े तो अरे सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर, एक फोटो ले लिया, उसको यूटिलाइज किया उन्होंने। फिर अब जो न्यू कमर जाता है वहां पर, उसे क्या पता ये क्या है। अरे अच्छा ये इतना सुपरस्टार, ओहो अच्छा शाहरुख खान जी, अरे अनिल कपूर जी, अरे गोविंदा जी, अच्छा हमारे जितने भी नायक हैं सारे जो हीरो ना बहुत सॉफ्ट व्यवहार के हैं। हाँ। गोविंदा जी हैं, आप उनसे मिलिए, आराम से आपके संग फोटो खिंचाएंगे। वो अनिल कपूर जी हैं, बहुत ही मतलब सुलझे हुए व्यक्ति हैं।
कुछ लोग हैं जो पहुंचने से पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है या वो नहीं जाने देते, लेकिन बाकी कई सारे हीरो वो कहते कोई दिक्कत नहीं, हाँ बताइए, ऑटोग्राफ चाहिए दे देते हैं। फ्यूचर प्लान्स क्या है आपके, आगे क्या करने वाले हैं? फ्यूचर प्लान मेरा मुंबई जाना ही है। मुंबई जाके मुझे फिल्म कास्ट तो मुझे करनी है। अगर मुझे फिल्मों में काम नहीं मिल पाता है किसी कारणवश, तो मैंने पूरा अपना मन बना रखा है कि मैं टीवी चैनल पे अपने जो एपिसोड वगैरह आ रहे हैं उसमें मैं आऊँगा ही आऊँगा, मुझे करने हैं, और उसके लिए मुझे कोई रोक नहीं सकता। बहुत टाइम हो गया जिम्मेदारियां जी हाँ। निभाते हैं, अब कुछ खुद के लिए करना है। और वैसे फिल्मों से ज़्यादा मैं सोच रहा हूँ मैं टीवी चैनल पे आऊँ, मुझे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि पर्दे पे मैंने देखा कि मौका बहुत कम मिल रहा है लोगों को। नहीं, एक वो भी होता है, जैसे मैं भी बहुत ज़्यादा पैशनेटेड हूँ कि मैं टीवी सीरियल करूँ, तो हाँ, हम लोग हर आदमी का एक होता है अपना मन। पहले मेरा मन था फिल्मों में काम करने का, लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार फिल्में हर बंदा देख नहीं पाता, हमें पहचान कहाँ से चाहिए, घर से चाहिए। अब घर से पहचान तब होगी जब आप घर का टीवी पे आओगे। बिल्कुल। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं टीवी पे काम करूँगा, और मुझे मौका भी मिला है, और मेरी बातचीत भी हुई है, और बहुत जल्दी जैसे ही अब ये कोरोना काल ख़त्म होता है, सीधे उत्तराखंड टू मुंबई, और फिर सारे एपिसोड में काम करना शुरू। हाँ, फिल्मों में काम करूँगा मैं, और मुझे पसंद है कैरेक्टर रोल करना। कैरेक्टर रोल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैं सोच रहा हूँ कि अगर मुझे विश्वास है, मैं अगर 2-4 रोल कर भी लेता हूँ कैरेक्टर रोल, तो उस रोल के साथ साथ मुझे आगे भी काम मिलता रहेगा। फिल्में देखते हैं सर आप? हाँ बिल्कुल देखते हैं। उसमें लिखा था दी एंड, फिल्मों के लास्ट में। मैं सोचता हूँ जब प्यार मोहब्बत फिल्में खत्म होती है तो आशिक आशिकी सारी सही हो जाती है, प्यार मोहब्बत मिल जाता है, भाई बहन मिल जाते हैं, माँ बाप मिल जाते हैं, सब ठीक हो जाता है, हैप्पी एंडिंग होती है। जी। तो या तो आप हैप्पी एंडिंग लिखो या लिखो कुछ और, लेकिन ये दी एंडिंग का क्या मतलब, खत्म, सब खत्म, दी एंड। तो मेरे शो का जो टैगलाइन है जस्ट अ बिगिनिंग, कि अभी तो शुरुआत होगी। शुरुआत हुई, बिल्कुल। मैं अपना जब शो बनाता हूँ तो हम लास्ट में हमारा जब भी खत्म होगा शो, तो एक जैसे जस्ट अ बिगिनिंग हमारा लिखाता है, दी एंड लिखाई था कि अब शुरुआत हुई है इस बंदे के साथ, अब होता रहेगा कुछ। तो हमारे सर शो का टैगलाइन है जस्ट अ बिगिनिंग। और मेरे चैनल का फिल्मी चाणक्य, और कुछ दर्शकों से कहना चाहेंगे तो आप कह दीजिए फिल्मी चाणक्य के लिए, मेरी टीम के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कहना यही चाहूँगा फिल्मी चाणक्य चैनल के लिए और उसके दर्शकों के लिए कि दोस्तों, अगर लगन है, मेहनत है और गोल है, यानी कि सपना है आपका, तो आप वहां पहुंचोगे जहां आपने सोच रखा है। ऑल द बेस्ट। सब्सक्राइब करवा दो भैया, आपके दर्शक हैं। ओ बिल्कुल बिल्कुल, और सब्सक्राइब करें हमारे चाणक्य फिल्मी चाणक्य चैनल के लिए। लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट जो करना है कर दो। जी हाँ। और सो गाइस, आज हमारे साथ थे विजय गुप्ता सर, जो मल्टी टैलेंटेड एक्टर, सिंगर, इवेंट एंकर, मतलब जो कह सकते हैं आप, मल्टी टैलेंटेड है। और ये खत्म करते करते मैं चाहूंगा कि एक गाने के साथ खत्म हो सर। ओ बिल्कुल बिल्कुल। तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना, तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। सो गाइस, फिर से मिलते हैं, जब तक के लिए सी यू सून। जय